तो देखिए कोरिलेशन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इसके जो फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं वो हम समझ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एक और प्रॉपर्टीज हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी समझ लीजिए, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन एक्सेल में और करवाया जाए कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कोरिलेशन, अगर हमें एमएस एक्सेल में करना हो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो जब हम काम करते हैं तो वो जो सारा होगा वो हमारा एमएस एक्सेल में ही होता है। ठीक है, तो इससे पहले एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं उन पर और डिस्कस करना चाहूँगा। एक इसमें आपने सुना होगा, मैंने एक दो बार जिक्र भी किया है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपने आर स्क्वायर के नाम से सुना होगा। ये आर स्क्वायर क्या है और क्या बताता है, क्यों हम इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम और समझेंगे। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको निकालना कैसे है, तो जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपली, तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अब ये होता है सिंपली आर स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि निकालते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो, वैसे तो हम इसको जब रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बस एक एलिमेंट्री नॉलेज बेस पर अगर मैं बताऊं तो आर स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो सिंपली होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। ठीक है, टोटल वेरिएशन में से एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितना है, आप इसको ऐसे समझिए कि मैंने कहा कि भाई कंज्यूमर की इनकम और डिमांड, इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, और मैंने कहा कि देखिए जी इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.7। अब ये क्या बताता है, R इज इक्वल टू 0.7, ये बता रहा है कि भाई इन दोनों में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज ना हो तो क्या डिमांड नहीं करेगा, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो चाहे उसकी इनकम हो या ना हो उसके बावजूद भी उसको चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे डिमांड ही उसकी इनकम पर डिपेंड करती हो। ठीक है, कुछ डिमांड जो कर रहा है हो सकता है उस पर इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो आर स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है कहता है जी सिंपली आप आर का स्क्वायर कर दो, 0.7 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 0.49 आ रहा है। अब ये 0.49 क्या बता रहा है, ये 0.49 बता रहा है कि देखिए भाई जो डिमांड है ना, अगर वो मान लीजिए 100 यूनिट की डिमांड कर रहा है, ठीक है, या उसकी डिमांड में, अगर उसकी डिमांड में 100% का चेंज आ रहा है तो इसमें से ध्यान से समझना इस बात को, इसमें से 49% का चेंज किसके कारण है, इनकम के कारण। ठीक है, और बाकी जो 51% चेंज क्यों आया वो हमें नहीं पता, अननोन। ठीक है ना, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, कि जितना टोटल चेंज आया उस चेंज में से कितना चेंज एक्सप्लेन हो रहा है दूसरे वेरिएबल के कारण। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इनकम और डिमांड की बात करूं तो मैं कहूंगा कि टोटल वेरिएशन इन डिमांड, और इसमें से एक्सप्लेन वेरिएशन इन डिमांड, और वो किससे एक्सप्लेन हो रहा है, बाय कंज्यूमर इनकम, कि डिमांड में होने वाले परिवर्तन का कितना प्रतिशत जो कंज्यूमर की इनकम है उसकी वजह से एक्सप्लेन हो रहा है।
ठीक है, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसलिए जब अगर हम 1 माइनस आर स्क्वायर कर दें तो उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ये 51% कहाँ से आया? 1 माइनस आर स्क्वायर कर दिया हमने, यानी कि 1 माइनस 0.49 कर दिया हमने, यानी कि 0.51 आ गया। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। यानी कि जो टोटल चेंज आ रहा है उसमें से भैया 49% चेंज तो हम बता रहे हैं कि इनकम की वजह से हो रहा है। अब 51% का चेंज हमें नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है, ये अननोन फैक्टर से हो रहा है। इसको के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। के स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ज्यादा इनका यूज होगा जब हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर इसका अधिक यूज होगा। एक और भी एग्जांपल चलिए मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए प्राइस है और डिमांड है। हमें पता है प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब अगर मैंने कहा कि भाई इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है 0.8 -8 का नेगेटिव कोरिलेशन है, तो अब ये बताता क्या है? ये हमें ये बताता है कि देखो इन दोनों में हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, इतना तो पता चल रहा है, लेकिन इसका आगे यूज क्या है? अगर हम इस बेस पर r इक्वल टू 0.8 है, इस बेस पर अगर मैं r स्क्वायर निकालता हूं तो ये 0.64 आ जाएगा। और ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई जो आपकी डिमांड है ना, आपकी डिमांड में जितना चेंज हुआ, ठीक है, चेंज इन डिमांड लिख दो, डिमांड में चेंज, ठीक है, चेंज इन डिमांड, उसमें 64% चेंज तो एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन का मतलब उसका कारण हमें पता है। एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। किससे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? हम उसको प्राइस से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो 64% चेंज इज एक्सप्लेन्ड बाय प्राइस। भाई 64% चेंज तो प्राइस की वजह से आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन ये 36% चेंज क्यों हो रहा है? अब आपको पता है डिमांड को तो और फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर की इनकम है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, प्राइस में चेंज होने की एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं वो मुझे नहीं पता। तो ये है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। और आगे जब हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तो इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जितना अधिक होता है, समझ लो हम उतना ही अधिक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हमारा जो रिग्रेशन जो इक्वेशन बना रहे हैं वो उतना ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पा रही है दूसरे वेरिएबल को। तो जितना अधिक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, समझ लो हम जो जो कारक है जिसमें हम परिवर्तन देखना चाह रहे हैं, उस परिवर्तन को उतना ही अधिक लेवल तक एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे दूसरे फैक्टर से, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस। अभी आप इतना भी समझ लें तो काफी है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। अब उसके बाद एक चीज और आपको जो बतानी है मुझे, वो है लैग एंड लीड इन कोरिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लैग एंड लीड इन कोरिलेशन। कि लैग एंड लीड का मतलब क्या है? अब लैग एंड लीड का मतलब समझाने से पहले मैं पहले एक एग्जांपल पर जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई देखो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और हमने यहाँ एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस और ये है हमारी सेल्स। एडवर्टीजमेंट पर हमने खर्चा किया 15,000 रुपया, ठीक है। फिर फरवरी में किया हमने 12,000 रुपया, मार्च में किया हमने मान लीजिए 10,000 रुपया, अप्रैल में फिर से 15,000 रुपये खर्च किए, मार्च में 13,000 रुपये खर्च किए। सेल्स हमारी यहाँ थी 2 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ हो गई मान लीजिए 2,50,000 रुपया, यहाँ हो गई 3 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ हो गई मान लीजिए 2,80,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ हुई मान ले 3,25,000। और अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को एक्स मानो और सेल्स को वाई मानो और इनके बीच में कोरिलेशन निकाल दो।
अब जनरली आपको पता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और सेल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और शायद यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा अगर आप करके देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन एक इसमें कमी है, लैग लीड की जरूरत क्या है। अब जनवरी में जो खर्चा किया, क्या उसका फल तुरंत मिल जाएगा। जनवरी में एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया और सेल्स भी तुरंत आपकी जो है जनवरी में ही बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है कि ना हो। जो हमने एफर्ट्स जनवरी में किए खर्चे के, हो सकता है उसका असर 2 महीने बाद देखने को आए, कि जनवरी में जो एडवर्टीजमेंट पर खर्चा हुआ वो असर हो सकता है मार्च में देखने को मिले, और फरवरी में जो खर्चा किया उसका असर हो सकता है आपके अप्रैल में नजर आए, और इसी तरह से मार्च में जो आपने खर्चा किया उसका असर किसमें नजर आए, मई में, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप जनवरी के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को जनवरी की सेल्स, फरवरी वाली सेल्स से, मार्च वाले खर्चे को मार्च वाली सेल्स से अगर आप कंपेयर करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ मिसलीडिंग रिजल्ट्स नजर आए, ठीक है ना। हो सकता है कि उससे हम ज्यादा अच्छी ढंग से सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता है, हमारा अनुभव ये कह रहा है कि भाई जो एडवर्टीजमेंट पर हम खर्चा करते हैं ना, उसका असर देखते देखते 2 महीने हो जाते हैं, 2 महीने बाद उसका असर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लैग करना, कि जो जनवरी का जो खर्चा है, वो जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, वो असर कब जाकर दिखाएगा, वो सेल्स पर असर दिखाएगा जाकर 2 महीने बाद, ठीक है। तो लैग का मतलब होता है पीछे करना, और लीड का मतलब आगे करना। तो जब दो वेरिएबल्स आपस में इस तरह के हों जो एक दूसरे को प्रभावित तो कर रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, गैप लगता हो, तो उसका एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए हम क्या करें कि यहाँ जो सेल्स ले रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा ले रहे हैं जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, ठीक है। और जनवरी का खर्चा है 15,000, फरवरी का खर्चा है 12,000 और मार्च का खर्चा है 10,000, ठीक है। और सेल्स कौन सी लेनी चाहिए, सेल्स लेनी चाहिए, जनवरी का असर आएगा जाकर, जनवरी पर एडवर्टीजमेंट पर जो खर्चा किया वो मार्च में असर दिखाएगा अपना, तो मार्च, अप्रैल और मई। तो सेल्स लेनी चाहिए हमें मार्च की, अप्रैल की और मई की। तब अगर हम इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालें, तो वो कोरिलेशन ज्यादा अच्छे ढंग से सिचुएशन को जस्टिफाई कर पाएगा, ठीक है। इसी को ही लैग एंड लीड बोलते हैं। लैग एंड लीड का मतलब क्या है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट आने में अगर कुछ फर्क पड़ता हो, ठीक है ना। अब ये चीजें लैग में भी चल सकती है, लीड में भी चल सकती है। यहाँ तो ये एग्जांपल है किसका, लैग का, कि जनवरी की जो सेल्स है, सॉरी जनवरी का जो खर्चा है और जो सेल्स है वो 2 महीना, मतलब जो जो सेल्स है उसमें जो जनवरी का जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस है वो 2 महीना पीछे चल रहा है, ठीक है ना। और लीड का मतलब आगे चलना, ठीक है। जब हम कहें कि किसी चीज की एक्सपेक्टेशन और उस उम्मीद में उसका असर पहले ही आने नजर आ जाए, ठीक है ना। कोरोना जो है इंडिया में तो बाद में पहुंचा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो असर, उसका जो अंदेशा है वो पहले ही मार्केट पर दिखना शुरू हो गया था, ठीक है। तो वो होता है लीड फैक्टर। तो इस तरह से उन वेरिएबल्स को आगे या पीछे एडजस्ट करना ताकि उनका सही इम्पैक्ट देखा जा सके, इसे लीड एंड लैग एडजस्टमेंट करना बोलते हैं कोरिलेशन में, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें देखने में, ठीक है। अच्छा, एक दो टॉपिक इसमें और हैं इंपॉर्टेंट जो मैं कराना चाह रहा हूं, देखिए। एक इसमें आता है प्रोबेबल एरर, ठीक है, प्रोबेबल एरर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोबेबल एरर, जिसको PE कहते हैं हम, और स्टैंडर्ड एरर, जिसको SE कहते हैं। प्रोबेबल एरर को अभी डिटेल में पढ़ लेंगे, स्टैंडर्ड एरर को अभी ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आगे हमें पढ़ना है वहाँ डिटेल में स्टैंडर्ड एरर को ही पढ़ना है,
तो प्रोबेबल एरर क्या होती है? मैं प्रोबेबल एरर बताऊं उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा नॉनसेंस कोरिलेशन। नॉनसेंस कोरिलेशन, तो ये नॉनसेंस कोरिलेशन क्या होता है भाई? नॉनसेंस कोरिलेशन का मतलब सिंपल सा ये है, देखो हम अगर कोई भी दो वेरिएबल उठाएं, ठीक है, और उनके बीच में कार्ल पियर्सन का या जो भी आपने मेथड पढ़े उनका कोई फॉर्मूला आप लगा दें, तो भाई कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नॉन सेंस कोरिलेशन निकाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा कि x है रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली। विराट कोहली ने कितने रन बनाए, ठीक है, और y है शुगर का प्राइस, उस दिन चीनी का भाव क्या था। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई ये कोई मैच था, इसमें उसने 80 रन बनाए, एक दिन शुगर का भाव था 40 रुपए किलो, एक दिन उसने जो है 60 रन बनाए, उस दिन शुगर का प्राइस था मान लीजिए 38 रुपए किलो। ठीक है, फिर एक दिन उसने 100 रन बनाए थे, ठीक है, उस दिन शुगर का भाव था भाई मान लीजिए 42 रुपया किलो। फिर एक दिन और उसने 95 रन स्कोर किए, ठीक है, उस दिन शुगर का प्राइस था मान लीजिए 45 रुपीज kg, एंड सो ऑन। कुछ भी मैंने अब जो है इस तरह के जो दो फिगर लिखी है, एक्स और वाई दो वेरिएबल वो रखे हैं जिनका आपको पता है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये बात स्टैटिस्टिक्स को समझ में नहीं आती। स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन बताई जाती है कि गीली मिट्टी की तरह आंकड़े हैं ये, इनसे जो चाहो वो प्रूव कर सकते हो। गीली मिट्टी की तरह चाहे शैतान की मूर्ति बनाओ और चाहे इससे देवता की मूर्ति बनाओ, जो चाहो उस तरह से आप उसको प्रूव कर सकते हो अगर आप थोड़े से बायस होकर चलो तो अब यहाँ पर हो सकता है कि कोई आदमी ये प्रूव कर दे कि वो जैसे जैसे रन बनाता है वैसे वैसे चीनी का भाव बढ़ता जाता है, इसलिए अगर चीनी को सस्ता रखना है तो उसको रन बनाने से रोकना पड़ेगा। बट ए नॉनसेंस थिंग, बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल अटपटी सी चीज है ये तो, इस तरह की तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमारे आंकड़े बता रहे हैं। अगर हम इनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन निकल कर आएगा, तो कुछ ना कुछ कोरिलेशन निकल आएगा। अब इसलिए उसकी रेलेवेंस चेक करनी जरूरी है कि जो कोरिलेशन आया वो एक्चुअल में कोरिलेशन है भी, या वैसे ही कोई बाय चांस भाई आपने दो सीरीज में फॉर्मूला रखा तो निकल कर आ गया है। इसी चीज को चेक करने के लिए हम लेते हैं प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर इसी चीज को चेक करती है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस ऑफ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। एक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की रेलेवेंस कुछ इंपॉर्टेंस है भी या नहीं भाई, या ऐसे ही बाय चांस निकाल दिया जैसे मैंने निकाला कि विराट कोहली के रन और चीनी का भाव, है ना, कुछ इस तरह का तो नहीं है कुछ। तो वो देखने के लिए हम प्रोबेबल एरर निकालते हैं और पीई हम निकालते हैं 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन। इसको हम प्रोबेबल एरर पीई से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी पीई निकालने के लिए 0.6745 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, और अब मैं पहले आपको रिजल्ट बता देता हूं। इफ आर, अगर कोरिलेशन लेस देन पीई है, प्रोबेबल एरर से ही कम पड़ रहा है कोरिलेशन, फिर तो हम इसको सिंपली बोल देंगे नॉनसेंस कोरिलेशन। ये बिल्कुल नॉनसेंस कोरिलेशन है, वैसे ही आपने निकाल दिया, बाय चांस कुछ निकला होगा। ठीक है, अगर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, अगर प्रोबेबल एरर के 6 गुने से ज्यादा है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। तो इसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, कि वाकई में इन दोनों में कोरिलेशन है।
लेकिन R अगर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से है, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से कम है, तो हम कहेंगे कोरिलेशन तो है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है, कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल से बताता हूँ करके। ठीक है, एक एग्जांपल से आप समझिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अब एक सीरीज है, मैं पूरी सीरीज नहीं लिख रहा, मैं जस्ट उसमें जो वैल्यूज है ना जस्ट वो ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आइटम्स हैं, 6 पेयर्स हैं। जो मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा था उसमें 6 पेयर्स हैं, n इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा, और कोरिलेशन जब हमने उसका निकाला तो ये आ रहा है माइनस का 0.94। अब कोई मुझसे पूछना चाह रहा है कि भाई इसकी पहले तो बताओ प्रोबेबल एरर है कितनी। ठीक है, तो पहले तो PE निकाल रहा हूँ प्रोबेबल एरर। ठीक है, वो हो जाएगा 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन, यानी कि 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.94 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 6। मैं इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर ले लेता हूँ जरा एक। सो कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आती है, 0.94 का स्क्वायर किया मैंने, -1 किया। ठीक है, ये आता है 0.1164, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 746 से। ठीक है, ये वैल्यू आती है 0.078, इसको मैंने m प्लस मेमोरी में डाल दिया। अब 6 का मैंने किया अंडर रूट, 6 का अंडर रूट होता है 2.45। तो अब मैं कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आई थी इसको 2.45 से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये वैल्यू आती है प्रोबेबल एरर की 0.032। ये वैल्यू आ रही है भाई प्रोबेबल 0.032। ये वैल्यू चेक करें क्या कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। प्रोबेबल एरर का 6 टाइम्स करो, 6 गुना p, तो 0.032 को मैं 6 से गुना कर रहा हूँ भाई, ये आता है 0.19, 0.1922 या 23 लगा लो, 0.1923। अब ये 0.1923 है ना, और हमारा कोरिलेशन कितना है, प्लस माइनस को इग्नोर कर देना भाई, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड उसकी जो है मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका जो वैल्यू कितनी है बस वो चाहिए। ठीक है, तो 0.94 है और ये 0.19 है, 6 गुने से ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन वाकई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। ये चांस होने वाला कोरिलेशन नहीं है, ये कोरिलेशन एक्चुअल में दोनों के बीच में इस तरह से अब मान लो अगर पेश आ रहा होता, अपने कोई नया क्वेश्चन आ रहा होता, मान लो 0.2 और टोटल एरर आई होती उसकी मान लो 0.15। 0 कितना हो जाता है 0, आर जो है जो है वह 6 में से आर जो है इस 6 पी से छोटा, उनके कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है, अब ये प्रोबेबल एरर लेने के